तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबको 12 जनवरी यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा, जिसके जो मिनिस्टर है वो है मनसुख मांडविया सर। और ये बेसिकली नेशनल यूथ डे मनाया जाता है इन कमेमोरेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। अब अगर यूथ की बात करते हैं तो एक ट्रिविया कह लो कि आपको पता होना चाहिए, अगर कोई रैंडम आपसे कोई फैक्ट पूछे कि यूथ हमारे देश में कितना है, तो यूथ की जो डेफिनेशन है वो नॉर्मली मानी जाती है 15 साल से 29 साल के बीच के जो लोग होते हैं, आई मीन टू से 15 टू 29 ईयर्स के जो बीच में जो लोग होते हैं, दे आर नोन एज यूथ। और हमारे इंडिया में अराउंड 40% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है। तो ये अपने आप में बहुत एक मेजर चंक है, एंड दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि हम सबसे जवान देश भी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कुछ रिवीजन के पॉइंट्स की। अब रिवीजन के पॉइंट्स में एक ही पॉइंट है, बट उसके काफ़ी सारे सब पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें गो थ्रू करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आज के बारे में बात करने वाले हैं, वो ये है रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। बिकॉज ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर ईच एंड एवरी वन, ताकि आपको पता हो, बिकॉज नाउ डेज ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ अ बैंक अकाउंट। और अगर आप कभी लिंक्डइन खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि रोज़ कोई ना कोई कंप्लेंट कर रहा होता है, कोई ना कोई क्या, बहुत सारे लोग ईच एंड एवरी डे किसी ना किसी बैंक्स की कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो पक्का है कि बैंक कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। लेकिन कस्टमर्स को ज़्यादा तकलीफ ना, उनको पता चले, भरोसा रहे कि उनकी सुनवाई हो सकती है, तो उसी को लेकर हम आज डिस्कशन करेंगे। अब रेगुलेटेड एंटिटीज़ क्या होती है? आरबीआई के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ आती है वो रेगुलेटेड होती है, बट कौन कौन सी? क्या सिर्फ बैंक्स? अगर बैंक्स होता तो हमारे पास बैंकिंग ओम्बुड्समैन था, लेकिन अभी हमारे पास है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन। अब इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन क्या हो गया? बैंक ओम्बुड्समैन था तो इसकी क्या जरूरत? अब बैंक ओम्बुड्समैन में सिर्फ बैंक आएगा, लेकिन एनबीएफसीज आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय अपना आरबीआई। तो उसके लिए एक अलग से ओम्बुड्समैन ना बना के इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन बनाया था, जिसके अंदर बैंक्स भी आएंगे, एनबीएफसीज भी आएंगे, साथ ही साथ पेमेंट सिस्टम्स भी आएंगे, जैसे अपना फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया और पेटीएम हो गया। तो ये सब, इसके अलावा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो कंपनीज है विच आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय आरबीआई, वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये सारे आते हैं, दे ऑल कंस्टिट्यूट रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब ये सारे तो हो गए, मतलब इनसे अगर आप कोई भी इशू होगा तो आप आरबीआई के पास जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इन लोगों का दर खटखटाना पड़ेगा। इनको पहले आपको, आरबीआई चाहते हैं कि पहले आप जो भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो या पेमेंट सिस्टम हो या फिर इसके अलावा कोई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी हो, पहले आप उनके पास जाओ, उनसे पूछो। हो सकता है कि जाने अनजाने में कोई उनसे गलती हुई हो और वो आपको समाधान दे देंगे। तो अगर 30 दिनों के अंदर उनकी तरफ से आपको कोई भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप आरबीआई के पास जा सकते हो, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन के पास। या फिर अगर, अच्छा, 30 दिन के बाद, ऐसा भी नहीं कि 30 दिन बाद अगर रिप्लाई नहीं आया तो आप वेट करते रहो और फिर साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए और उसके बाद इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन के पास जो, नहीं। जो टाइम फ्रेम है वो है 30 दिन के बाद से लेकर 1 साल के अंतर तक। आपको ये जो 11 महीने का जो टाइम है, इसके अंदर ही आप कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। अब मान लो कि कोई रिप्लाई आ गया, बट दैट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो आप उस केस में भी जिस दिन से वो रिप्लाई आया है उससे 1 साल के अंतर्गत आप आरबीआई के पास जा सकते हो, लेकिन किसी कोर्ट वगैरह के बीच में नहीं जाना आपको। ठीक है, फिर आरबीआई के पास जाना है तो फिर आरबीआई के पास ही जाना और उन पर विश्वास रखो। तो एक तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि कोई और चीज़ तो नहीं जो मेरे एंड से रह गई, एक बार नोट से गो थ्रू कर लेते हैं। कंप्लेंट्स अगेंस्ट रेगुलेटेड एंटिटीज नॉट कवर्ड अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम आर हैंडल्ड एट कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल्स। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो शायद उसमें आरबीआई उसको नहीं कंसिडर करता हो। अब अगर वो इसको कंसिडर नहीं करता तो आप जा सकते हो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल्स के पास, ताकि आपकी जो भी समस्या उसका समाधान मिल सके। अब ओके, हाँ, इसके अलावा तो वही बात है कि 30 दिन से 1 साल का एक टाइम पीरियड है। अगर आपके पास रिप्लाई नहीं होता, अगर रिप्लाई आता है तो फिर जिस दिन से रिप्लाई है उससे 1 साल का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में आपको आरबीआई के पास जाना है टू गेट योर रिजोल्यूशन। अब बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। तो आपको याद होगा कि लास्ट मंथ न्यू ईयर से थोड़े दिनों पहले ही स्पेड एक्स के बारे में हमने बात करी थी, स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज। उसके अंतर्गत क्या था कि ये एक्चुअली इसरो का 99th मिशन भी था, जिसमें ये 2 सैटेलाइट्स को आपस में डॉकिंग की बात कर रहे थे, आपस में जोड़ने की बात कर रहे थे, जो 2 सैटेलाइट्स स्पेस में थी। अब ये सक्सेसफुली लॉन्च तो हो गया था, लेकिन अब इतने दिनों बाद फाइनली, क्योंकि जो 2 सैटेलाइट्स थी जिनका नाम है चेजर और टारगेट, आपस में कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को, तो उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। तो अगर दोनों दो कोई चीज़ों को आपको जोड़ना है जो कि ऑलरेडी मोशन में है, तो यू नीड टू मेक देम एक्सट्रीमली स्लो, ताकि वो एकदम पास में है और फिर ही आपस में जोड़ पाओगे। तो अभी उनकी स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है, तो अभी एक राइट टाइम है जब वो मर्जिंग का जो एक्सरसाइज है उसको हम
अप्लाई या फिर उसको कैरी आउट कर सके। सो दिस इज द टाइम। अब इससे क्या हो गया कि देखो आपकी जो न्यूज़ है वो रिवाइज हो गई, तो दैट इज वाई पुष्पक सर ऑलवेज सेज कि करंट अफेयर्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप बार 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 पढ़ते रहते हो और यही चीज़ होती है, और आपको मतलब अलग से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होती, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद ही गवर्नमेंट या फिर खुद ही वो न्यूज़ आपको ही रिवाइज करा देती है, बस आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहना होता है। तो स्पेसएक्स सैटेलाइट अब सिर्फ 230 मीटर्स अपार्ट है, और इसरो में अटेम्प्ट डॉकिंग टुडे। इसमें बहुत अच्छी बात बताइए कि क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज वाई गेटिंग इट राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग इट डन ऑन शेड्यूल। अभी ऑलरेडी शेड्यूल था 2-4 दिन पहले के लिए, तो उन्होंने वेट करे, कोई बात नहीं 2-4 दिन बात कर लेंगे, लेकिन इसको सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड दैट इज द होल पॉइंट वाइल प्रिपेयरिंग और वाइल स्टडिंग और वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग यार, कि आप करो तो सही से करो। हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार किसी और का तो पहले मेरे से एग्जाम निकल गया, मेरे को दोबारा से 1 साल और वेट करना पड़ेगा, या फिर मैं तो लेट हो गया, या फिर मेरी फ्रेंड का कोई एग्जाम निकल गया और मैं लेट हो गया। हर किसी का अपना टाइम होता है। कैरी मिनाटी को 17 साल की उम्र में फेम मिला है, और पंकज त्रिपाठी को 40-50 साल की उम्र में फेम मिला है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है। तो हर किसी का अपना अपना टाइम होता है, तो गेटिंग इट राइट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो आपका प्रोसीजर है, जो आपकी अप्रोच है, उस पर विश्वास रखो, नहीं है तो उसको चेंज करो, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो। नेक्स्ट बात करेंगे इन सेकंड फेज जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट टू फोकस ऑन डिसीजेस। अब जेनोम जो होता है बेसिकली इट इज काइंड ऑफ अ डेटाबेस दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर जीन्स, ऑफ योर डीएनए। तो इसका एक्चुअली हमारा जो इंडिया का डेटाबेस था दैट वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसका फेज 2 शुरू हुआ है। फेज 1 में क्या हुआ था, फेज 1 में बहुत सारा एक अच्छा खासा एक 10,000 लोगों का एक सैंपल लिया गया था, और उन सीक्वेंसेस को स्टडी किया गया था जो कि हेल्दी इंडिविजुअल्स के थे। ये 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका फेज 2 शुरू हो रहा है, जिसमें स्पेसिफिक डिसीज को लेकर वी आर ट्राइंग टू कहते हैं सर्वे मोर सैंपल्स। और अब हमारा जो वो टारगेट है वो ये है कि हम और भी ज़्यादा मतलब बहुत ही लार्ज नंबर्स में सीक्वेंसेस को देखें और एक स्पेसिफिक डिसीज को केटर करें। पहले हमने हेल्दी इंडिविजुअल्स को लिया था, एंड दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जेनोम इंडिया इज अ गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट टू कलेक्ट एंड कैटलॉग जेनेटिक वेरिएशन स्पेसिफिक टू इंडियन पॉपुलेशन. It was launched in 2020. 10,000 sequences from healthy individuals were collected in the first phase of the project. The second phase seeks to expand the database to 1 million sequences. कहाँ 10,000 से सीधा 1 मिलियन, है ना, कमाल की बात है। तो ये हमारा एम है, एंड इस पे हम स्पेसिफिक डिसीजेस को देखेंगे, इंक्लूडिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक डिसीजेस की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया ज्वाइंस यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है बिग डेटा पर, ये फॉर्म इसलिए हुई क्योंकि बिग डेटा जो है ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। और जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी लाए हैं उनको उसके लूप होल्स पता है, और जो लोग शातिर होते हैं वो अगर इसको सीखेंगे तो डेफिनेटली हर चीज़ में लूप होल निकल जाते हैं। बट वी नीड टू बी एक्स्ट्रा श्योर, एंड सिर्फ नॉट जस्ट श्योर कि हाँ भाई कोई इसका गलत फायदा ना उठाया जाए, बट हमें भी तो स्मार्टनेस दिखानी है अपनी। हमें भी तो जितना इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो हमें भी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है इस बहुत अच्छे रिसोर्स की। तो इसीलिए ही ये कमेटी बनाई थी, और अब इसमें इंडिया भी एक मेंबर बन चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स हम टेक्नोलॉजी में तो बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करी जाए तो यूनाइटेड नेशन का एक स्टैटिस्टिकल काउंसिल था, जो जिसके मेंबर इंडिया 2004 में थी। 4 के बाद लगभग 2 डेकेड्स के बाद 2024 में इसको दोबारा से एंट्री मिली थी, और अब इसका भी पार्ट बन चुके हैं, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन एक्सपर्ट्स ऑफ बिग डेटा एंड डेटा साइंस। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। नेक्स्ट बात करेंगे BHEL की और ONGC की। दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट फॉर न्यू रीन्यूएबल एनर्जी टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में इसकी जो भी डिटेल्स आपको याद है वो अगर आप बता पाए तो। नेक्स्ट बात करेंगे पीयूष गोयल सर लॉन्चेस भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बात करेंगे कि जो भी हमारे ग्रीन रिसोर्सेज हैं उससे मैन्युफैक्चरिंग की जाए। सो बेसिकली इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंडियन फर्म्स टू कोलैबोरेट, टू को इनोवेट एंड हेल्प प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंसिंग, शेयर आइडियाज। मतलब पूरा कहते हैं ना वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। इट विल प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज टू इनहेंस इंडियाज क्लीन टेक वैल्यू चेन्स इन सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स एट भारत क्लाइमेट फोरम 2025। अब इसके अंदर PLIs और सब्सिडीज की बात करी गई है, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प देम इन देयर ग्रोथ। इसके अलावा हमारा एक जो हम सब जानते हैं कि हमारे टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट्स ऑफ क्लीन एनर्जी बनानी है बाय 2030, जिसमें से 200 गीगावाट हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL, which is a Chhattisgarh based subsidiary of Coal India Limited, has launched
पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सेल, जो भी इनके एम्प्लॉयज़ है उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, एक सिंगल विंडो एक तरीके की होगी जहाँ पर किसी को भी अपने रिटायरमेंट्स के लिए कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो वहाँ पे जा सकते हैं। ये एक तरीके का वन लाइनर क्वेश्चन ही है कि अगर ऐसा पोस्ट रिटायरमेंट सेल किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने, तो वह साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, छत्तीसगढ़ बेस्ड है। अब एक SECL का कुछ महीनों पहले हमने एक न्यूज़ के बारे में जाना था कि उसका एक मिशन था जिसका नाम था मिशन संबंध, तो ये उसको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट और लास्ट आज की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। अश्विनी वैष्णव सर ने इनॉग्रेट किया है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट मेड इन इंडिया लैपटॉप्स। तो पहले हम जानते हैं कि हमने मेक इन इंडिया के स्मार्टफोन्स हमने बनाए थे और स्मार्टफोन से हमारा सफ़र आगे जा चुका है, लैपटॉप्स की तरफ पहुंच चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाएगी। डेफिनेटली हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया के स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हमारे मेड इन इंडिया लैपटॉप्स बन चुके हैं, जिनका जिस कंपनी के साथ इन्होंने या जिस टेक्नोलॉजी के साथ इनका कोलैबोरेशन है वो है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। श्री अश्विनी वैष्णव सर ने इनॉग्रेट करा है। ये जो है चेन्नई में एक्चुअली इसकी असेंबली लाइन क्रिएट करी गई है। अब असेंबली लाइन जो है वो अभी इनिशियली 1 लाख लैपटॉप्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगी, मैन्युफैक्चर कर पाएगी, लेकिन अगले 1 से 2 साल के अंदर ही इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस 1 मिलियन यानी 10 लाख लैपटॉप्स, मतलब 10 गुना ज़्यादा ये अपने आप को एक्सपेंड करेगी इन जस्ट नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। ये थी आज की न्यूज़, मतलब आज की और कल की दोनों की मिला के सैटरडे और संडे आपका दोनों कवर हो चुके हैं। एंड दिस वीडियो विल रियली बी हेल्पफुल फॉर यू इन लेस देन 12 आवर्स, बिकॉज अभी अगले 11-12 घंटों में जब आप सुबह 6 बजे पुष्पक सर का लेक्चर ले रहे होगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी की सारी न्यूज़ रिवाइज हो जाएगी और उनका भी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। तो तरीके से कह सकते हैं कि हमसे आज के दिन मतलब वीकेंड पर नॉर्मली हम उनसे एक कदम आगे चल रहे होते हैं, बाकी 6 दिन वो हमसे आगे चल रहे होते हैं। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, कोई वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स नोट्स के लिए आप द कूल स्कूल पे जुड़ सकते हो, जो कि टेलीग्राम पे चैनल है, और उसके डिस्कशन ग्रुप में आपको डेली क्विजेस भी मिलते हैं जिससे आप रिवाइज भी कर सकते हो। नॉट जस्ट करंट अफेयर्स बट आपको डेली टारगेट्स भी मिलते हैं जिसमें आप मैथ्स की DIs, रीजनिंग के पजल्स और इंग्लिश की क्विजेस भी होती है, जिससे आपको एक ओवरऑल एक कॉम्प्रहेंसिव एक बढ़िया से ग्रुप मिल जाएगा, बढ़िया जगह मिल जाएगी जहाँ पर आपकी बहुत अच्छी सी पढ़ाई को कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।